हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स को देख रहे थे। पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन का हम यानी कि सेकेंड लेक्चर 2 यानी कि 2 तक दे दिए हैं। आज यह लेक्चर तीसरा है, ठीक है। आज ये लेक्चर तीसरा है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पढ़ने का सुविधा मिल सके, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप जो है कि बिल्कुल शुरू से वीडियो को देख रहे होंगे और अच्छे से नोट भी करते जा रहे होंगे, ठीक है। सबका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर 1 से, जो भी न्यू है लेक्चर 1 से देखिए और उसको समझिए और उसके बाद समझने के बाद जो है कि उसको नोट्स बनाना है और कंपेयर करिए, देखिए कि मतलब जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़े हैं और या तो नहीं पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। और अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो उसको मिला के देखिए क्या मतलब कुछ डिफरेंस दिख रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है वीडियो। और इसी प्रकार से हम लोग आगे भी अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। मैथ ही पढ़ा रहे हैं, मैथ ही चल रहा है। और इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर। क्या पढ़ रहे हैं? पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखेंगे आज हम लोग का जो टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन के प्रकार। प्रकाश के प्रवर्तन का प्रकार है, ठीक है। प्रकाश के प्रवर्तन का प्रकार को देखेंगे। चलिए आइएगा। तो प्रकाश के प्रवर्तन का प्रकार क्या है? तो प्रकाश के प्रवर्तन के जो प्रकार हैं, जो टाइप्स होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। देखिए यहाँ पे सारे लिख दिए हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन का 2 टाइप्स होते हैं, एक नियमित प्रवर्तन और एक अनियमित प्रवर्तन। नियमित प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो नियमित प्रवर्तन वैसे प्रवर्तन है जो प्रकाश के नियम के अनुसार से होता है, उसको नियमित प्रवर्तन कहते हैं। नाम में ही छिपा हुआ है। और अनियमित में जो नियम के अनुसार नहीं होता है उसको अनियमित प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाश का प्रवर्तन जो है नियम के अनुसार होता है। प्रकाश का प्रवर्तन, जब प्रकाश का प्रवर्तन नियम के अनुसार होता है उसे नियमित प्रवर्तन कहते हैं, उसे नियमित प्रवर्तन कहते हैं। इसका डायग्राम देखिए, जैसे कि हम परावर्तक सतह बना देंगे। क्या किए? एक परावर्तक सतह बना देंगे। यहाँ से देखिए लाइट आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद ये पुनः इस दिशा में चला गया। इस पर अभिलंब डाले, कल सारा समझाए थे, है ना, सारा कुछ समझाए थे। और यहाँ जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये जो है अभिलंब है, इसके बीच में कोण आई बनता है, आपतन कोण, और ये परिवर्तन कोण आर, दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये हो गया नियमित प्रवर्तन। और अनियमित प्रवर्तन क्या है? जब प्रकाश का प्रवर्तन नियम के अनुसार नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे अनियमित प्रवर्तन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ जो प्रवर्तक सतह यह प्लेन है, सिंपल है, नहीं है, देखिए टेढ़ा कोबड़ा है। लेकिन यहाँ पर भी जो है कि प्रकाश, देखिए यहाँ से लाइट आया, यहाँ से टकराने के बाद पुनः गया, इस दिशा में गया, यहाँ भी कोण आई बराबर कोण आर। लेकिन ये नियम के अनुसार नहीं है। नियम के अनुसार क्या बोलता है कि जिसमें प्रवर्तक सतह समतल हो, क्या हो? समतल हो। तो हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन 2 टाइप्स के पढ़ लिए हैं, नियमित प्रवर्तन और एक अनियमित प्रवर्तन। अगला पॉइंट देखिए, जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पहला आता है सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। 1 मिनट थोड़ा चाहिए। हाँ चलिए, सब कुछ ठीक है। हाँ, पहला पॉइंट हम लोग का सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या है? माध्यम मतलब मीडियम, माध्यम मतलब मीडियम। सघन माध्यम होता है, सघन का मतलब होता है सटा हुआ। क्या होता है? सघन का मतलब होता है सटा सटा रहना, मतलब स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहना। तो सघन माध्यम वैसा माध्यम है, वैसा मीडियम है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होता है? बहुत मतलब धीमा गति से चलता है। देखिएगा जिन कण में आपस सटे होते हैं, देखिए ना, जिन माध्यम के कण आपस में सटे होते हैं उसे सघन माध्यम। सघन मतलब सटा होता है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। अब विरल माध्यम में कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर में होते हैं, कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। जिन माध्यम के कण आपस में सटे होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम के कण अलग अलग होते हैं, कुछ दूरी पे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। और जिस स्थान पर, अगला पॉइंट, जिस स्थान पर धूल कण, जल कण, वायु ये सब इत्यादि नहीं रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। जहाँ धूल कण, जल कण इत्यादि, वायु, एयर कुछ भी नहीं रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निर्वात आखिर है क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? ठीक है, तो निर्वात किसे कहते हैं? जिस स्थान पर धूल कण, जल कण इत्यादि, वायु, एयर जिसको बोलते हैं, वो नहीं रहता उसको हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम मीडियम कहते हैं, निर्वात कहते हैं। अब अगला पॉइंट है कि क्या निर्वात में प्रकाश, जब वहाँ पे कोई मीडियम है ही नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है, धूल कण, जल कण इत्यादि, वायु नहीं है, तो उसको वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या रह सकता है? तो वहाँ पे प्रकाश की चाल कहाँ? निर्वात में
निर्वात में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है। ये बात याद कर लीजिएगा, एकदम बिल्कुल नोट दिमाग में बैठा लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आपको शुरू से अंत तक पढ़ना है, कंपटीशन में पढ़ना होगा। क्लास 10 के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, शून्य होती है, वन होती है, अनंत होती है, इनमें से कोई नहीं, क्या बोलेंगे, सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। आखिर अधिक होती है तो कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद बोलेगा हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो इसमें भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद आता है कि कांच, क्या आता है, कांच की बात पढ़ेंगे, जल, ठीक है, जल अगर पूछेगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कांच में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर से याद करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है, पहला याद हो गया। दूसरा पढ़ना है कि निर्वात में आखिर अधिक होती है तो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आता है हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो हवा में भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, याद रखना है, फिक्स है ये वैल्यू। उसके बाद याद रखना है जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अगला है प्रकाशीय माध्यम। तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करती है, जाती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करती है, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय मतलब प्रकाश, लाइट, गमन करना, प्रकाशीय माध्यम मतलब रास्ता, मीडियम। तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वैसा माध्यम जहाँ पे जिसमें प्रकाश गमन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार से होते हैं। प्रकाशीय माध्यम जो है कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलेंगे, प्रकाशीय माध्यम जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय माध्यम जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला समदैशिक और दूसरा विषमदैशिक। सम में पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। समदैशिक मतलब होता है, सम मतलब समान, सभी जगह समान होती है, सभी जगह जो चाल है समान होती है। विषम में अलग अलग होती है, सभी जगह क्या होती है, प्रकाश की चाल जो है अलग अलग होती है। देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, समदैशिक माध्यम, दूसरा विषमदैशिक माध्यम। यानी वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल हमेशा समान होती है, वैसा माध्यम, वैसा मीडियम जिसमें प्रकाश की चाल हमेशा समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समदैशिक माध्यम कहते हैं। समदैशिक माध्यम कहते हैं। फिर से आइए, क्या है, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, पहला समदैशिक माध्यम, दूसरा विषमदैशिक माध्यम। समदैशिक माध्यम क्या है, सम मतलब बराबर, नाम में ही छिपा हुआ है। समदैशिक माध्यम वैसा माध्यम जहाँ जो कि प्रकाश की चाल हर जगह पे समान होती है। विषमदैशिक माध्यम में जहाँ अलग अलग होती है। तो वैसा माध्यम जहाँ प्रकाश की चाल हमेशा समान होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा समान होती है, उसे हम समदैशिक माध्यम कहते हैं। जैसे बोलेगा तो हवा हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, हीरा हो गया, ये सब जगह पर जो है प्रकाश की चाल क्या होता है, हमेशा समान होती है। क्या होती है, प्रकाश की चाल हमेशा क्या होती है, समान होती है। जैसे में अगला पढ़ेंगे वो विषमदैशिक माध्यम। क्या पढ़ेंगे, विषमदैशिक माध्यम वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल हमेशा बदलते रहती है, यहाँ फिक्स नहीं है, हमेशा बदलते रहेगी। तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल हमेशा बदलती रहती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमदैशिक माध्यम कहेंगे। जैसे में क्रिस्टल टूरमेलिन, जिसमें क्रिस्टल टूरमेलिन में प्रकाश की चाल हमेशा बदलती रहती है, वहाँ फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है। चलिए आइए, ये वाला समझ में आएगी समदैशिक माध्यम में। अब बोलिएगा कि हवा में अलग है, कांच में अलग है, जल में अलग है, तो फिर समान कैसे हो गया, नहीं समझे। अगर वो कांच में प्रकाश की चाल जा रहा है तो कांच में जितना प्रकाश की चाल है उतना ही रहेगा, उससे बदलेगा या ज़्यादा या कम बेसी नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, हवा में कितना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो इतना ही रहेगा, ना तो इससे बढ़ेगा ना तो इससे घटेगा। कहने का मतलब ये हुआ। जल बोलेगा, जल में जितना है 2.25 × 10⁸ है, तो इतना ही रहेगा, उससे बदलेगा नहीं, ना तो कम ना तो ज़्यादा। ठीक है, चलिए देखिए अगला पॉइंट देखिएगा। हाँ, यहाँ देखिएगा, ये जो बनाया ना डायग्राम, इसको लिख लीजिएगा, कांच का रेशा है। क्या है ये कांच का रेशा है, इसको डायग्राम बना लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे चाल की कमी हो रही है। क्या है, यहाँ पे चाल की कमी हो रही है, यहाँ पे चाल की वृद्धि है, यहाँ चाल में क्या है, वृद्धि है, क्योंकि यहाँ पे विरल माध्यम है, विरल में दूर संगन में सटा हुआ है, यहाँ पे संगन माध्यम है, यहाँ पे विरल माध्यम में दूर है। इसी के बारे में देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि कांच के रेशा से बने पदार्थ को क्रिस्टल टूरमेलिन कहते हैं। क्रिस्टल टूरमेलिन के बारे में पूछेगा तो क्या बोलेंगे, कांच के रेशा से बने पदार्थ को क्रिस्टल टूरमेलिन कहते हैं। कांच के रेशा से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, क्रिस्टल टूरमेलिन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि
सघन तथा विरल पाया जाता है। फिर से, कांच के रेशा से बने पदार्थ को क्रिस्टल टूरमेलिन कहते हैं। दो माध्यम सघन और विरल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? दो माध्यम सघन और विरल से, यानी कि सघन और विरल पाया जाता है किसमें? क्रिस्टल टूरमेलिन, कांच के रेशा से बने होते हैं। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग छाया। ये जो डायग्राम है इसके लिए बना लेना, इसके नीचे बनाना है विसंदेशी के माध्यम के बाद, और उसके बाद इसके बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है छाया। छाया 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 के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए छाया, हम भी देखिए यहाँ पे लाइट में खड़े हैं, ये बगल में देखिए हमारा प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिधर से लाइट आ रहा है। मान लेते हैं कि सामने से लाइट आ रहा है, यहाँ से हमारा जो मतलब जो लाइट हमारा बॉडी पे पड़ा, तो पीछे वाला भाग का जो, यानी कि पूरा जो बॉडी का जो प्रतिबिंब है, जो हमारा छाया है, जो पीछे बन जाएगा। क्या होगा? पीछे बनेगा। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ छाया, बिल्कुल आसान लेंगे। देखिएगा यहाँ पे देखिए बोर्ड के सामने देखिए, अगर हम पेन को यहाँ पे खड़ा किए हैं तो सामने से जो लाइट पड़ रहा है, तो लाइट पड़ने के बाद अपारदर्शी वस्तु पर पड़ा, क्या हुआ? यहाँ पे पड़ा। पढ़ने के बाद जो है इसका जो पिछले वाला भाग है, इससे तो पूरा इसका जितना भाग है सारा का यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा? पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिएगा, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर अपतित होती है तो अंधेरे वाले भाग को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। अंधेरे वाले भाग को क्या कहते हैं? अरे भाई, जैसे देखो प्रकाश यहाँ से यहाँ पड़ रहा है, पूरे डायरेक्ट प्रकाश पे, सॉरी मतलब पेन पे, तो जो प्रकाश पड़ा है तो उसका सामने वाला पड़ा ना, पीछे वाला भाग भी पड़ा है, नहीं पड़ा है, तो यही अंधेरे वाले भाग को क्या कहेंगे? छाया कहेंगे। क्या कहेंगे? छाया कहेंगे। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है या पड़ती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंधेरे वाले भाग को, अंधेरे वाले भाग को छाया कहेंगे। क्या कहेंगे? छाया कहेंगे। अब यहाँ से आता है मेन पॉइंट, दर्पण, जिसको बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। हाँ चलिए, फिक्स है, ठीक है ये। हाँ चलिए, अगला पॉइंट क्या है हम लोग का? मिरर, दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो सब जगह से आएगा, ये भी सही इंपॉर्टेंट है। जितना भी पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट ही है, कोई फालतू नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। दर्पण, मिरर। दर्पण हालांकि क्या है, आइए पढ़ते हैं। दर्पण देखिए क्या है। दर्पण जो हम लोग मिरर देखते हैं ना, अपना चेहरा, क्या देखते हैं? अपना चेहरा। दर्पण भी बहुत प्रकार के हैं, 3 प्रकार के दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं कहीं 2 ये प्रकार लिखा हुआ रहता है, तो दर्पण मूल रूप से 3 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। दर्पण जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, क्या देखते हैं? चेहरा देखते हैं। तो चेहरा देखने में दर्पण को काम आता है। कभी कभी हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो सारा इसी में आएगा। क्या आएगा? दर्पण में ही आएगा। तो देखिए दर्पण क्या है? वैसा पदार्थ, दर्पण को पदार्थ में डाल देते हैं, वैसा पदार्थ जो प्रकाश के प्रवर्तन नियम के अनुसार करता है। प्रवर्तन नियम क्या बताए हैं? प्रकाश के प्रवर्तन नियम जो ये, यहाँ प्रवर्तक सतह बना लिए, ठीक है, एक सरफेस बना लिए, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ टकराने के बाद वापस लौट गया इसी माध्यम में, यहाँ पे अभिलंब डाले, ये कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, यहाँ प्रवर्तन के नियम का पालन कर रहा है। तो दर्पण में भी प्रवर्तन का नियम का पालन करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। वैसा पदार्थ जो प्रकाश के प्रवर्तन नियम के अनुसार कार्य करता है या करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब दर्पण 3 प्रकार के हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, उसके बाद पढ़ेंगे परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण को बोलते हैं प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, और उसके बाद परवलयिक दर्पण को बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर। चलिए बारी बारी से सारा दर्पण को पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। पहला दर्पण लिखे समतल, बहुत इत्मीनान से समझ में आएगा, बस शुरू से अंत तक बने रहिए और आराम से समझने के बाद जब समझ में आ जाए तो वीडियो को बस क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में वहाँ पे लिखा रहता है, कमेंट करिए, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। शेयर भी करिए और अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आइएगा। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। क्या है समतल दर्पण? समतल मतलब प्लेन, समतल मतलब प्लेन। और हम लोग जो दर्पण देखते हैं किस में देखते हैं? समतल दर्पण में ये देखते हैं। हम लोग को जो आईना देखते हैं किस में देखते हैं? समतल मिरर में देखते हैं। किस में देखते हैं? ये वाला अपना चेहरा देखने का काम किस में आता है? इसमें आता है, देखते हैं ना जी ना। हाँ देखिए, अच्छा दिख रहा है, ये देखिए, ये प्लेन मिरर, समतल दर्पण जो हम लोग चेहरा देखते हैं, ठीक ना। चलिए आइएगा, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो समतल, नाम से ही पता चल रहा है समतल होगा। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो, क्या हो? समतल हो। फिर से देख लीजिए, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? समतल हो। देखिए समतल है ना, कहीं भी दिख रहा है, ऊपर खबर दिख रहा है कहीं भी, है ना। समतल हो, क्या हो? समतल हो। अब पीछे वाला भाग क्या हो? स्थित या कलई हो। जब आईना को जब इसको हटाएंगे ना तो देखिएगा पीछे रंगा होगा, क्या होगा? रंगा हुआ रहेगा, ठीक है, पता चल जाएगा। जब टूटता फूटता होगा तो देखिएगा, तो देखिएगा वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? समतल। सारा पॉइंट समझ में आएगा, टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह मजा आएगा। बस बने तो रहिए शुरू से अंत तक। उसके बाद देखिए पढ़ाने का तरीका मज़ा आएगा, पूरा बेहतरीन तरीका से सारा ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आराम से शुरू से अंत तक बने रहिए। लाइव पे पढ़ाते हैं, मैथ में भी थोड़ी देर के बाद लाइव आएंगे, ठीक है। मैथ त्रिकोणमिति लेके आइए। समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन दोनों सतहों से होता है।
क्वेश्चन आएगा समतल में प्रकाश का परावर्तन कितने सतहों से होता है, तो दोनों सतहों से होता है। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दोनों सतहों से होता है। पहले समतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, प्लेन हो, समतल हो, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। और समतल दर्पण में पूछेगा प्रकाश का परावर्तन कितने सतहों से होता है, तो दोनों सतहों से होता है। क्या होता है, दोनों सतहों से होता है। पहला ये चलिए समतल दर्पण बना लिए। क्या बना लिए, समतल दर्पण। मान लेते हैं वो आईना है जो भी दिखाए थे आपको, क्या किए, ये जो दिखाए थे आपको, ये जो दिखाए थे, मान लेते हैं कुछ समय के लिए यही वाला यहाँ पे रखा हुआ है। क्या है, कुछ समय के लिए ये रखा हुआ है। अभी बोले थे ना पीछे वाला भाग जो इसका होगा रंगा होगा, क्या होगा, रंगा होगा, रचित होगा, ये कलई होगा, ये रंगा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश डाले इस पर, क्या डाले, ये प्रकाश डाले इस पर, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे टकराने के बाद इसका जो सरफेस है यहाँ से टकराने के बाद जहाँ पे रंगा रहता है, टकराने के बाद जो है वापस लौटता है उसी माध्यम में जिस माध्यम में गया, क्या होगा, लौट जाएगा। तो वही देखिए लिखे है, जब रचित या कलई किया जाता है तो प्रकाश का परावर्तन नीचे वाला सतह से होता है। जब प्रकाश का परावर्तन हम लोग देखेंगे पहला सतह समतल दर्पण में दोनों प्रकाश का परावर्तन दोनों सतह से होता है। और जब इसका नीचे वाला भाग जो रंगा रहता है सामने से तो हम लोग देखते हैं, अगर सामने रंगे तो दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो अंदर वाला जो पीछे वाला जो भाग रंगा रहता है तो समतल रचित या कलई जो किया जाता है उसमें प्रकाश का परावर्तन नीचे वाला सतह से होता है। कहाँ होता है, नीचे वाला सतह से होता है। सेकेंड, जब समतल दर्पण पर चांदी का परत होता है, जब समतल दर्पण पर प्लेन मिरर पर जब चांदी का क्या होता है, परत होता है तो प्रकाश का परावर्तन ऊपरी सतह से होता है। मान लेते हैं कुछ समय के लिए समतल दर्पण है, इस पर चांदी का हम परत चढ़ा दिए, कुछ कर दिए, चांदी का परत चढ़ा दिए, तो इस पर प्रकाश का परावर्तन ऊपर वाला सतह से होगा, नीचे वाला सतह से नहीं होगा। याद हुआ कि जब रचित या कलई किया जाता है तो प्रकाश के परावर्तन सिर्फ नीचे, सिर्फ रचित या कलई किसी भी कलर किसी भी पेंट से कर देंगे तो जो इसका प्रकाश का परावर्तन होगा नीचे वाला सतह से होगा। लेकिन अगर चांदी का परत चढ़ा देंगे इस पर ऊपरला वाला भाग पे तो जो ये जो है प्रकाश का परावर्तन ऊपरी वाला सतह से होगा। क्या होगा, ऊपर वाले सतह से होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला पॉइंट चलते, देखिएगा यहाँ पर मिरर बना दिए, ऊपर वाला भाग रचित या कलई है वही चांदी का परत चढ़ा दिए हैं तो प्रकाश का परावर्तन ऊपर वाला सतह से हो गया। देखिए प्रकाश आया और लौट गया, है आया और लौट गया। ठीक है, आइए देखिएगा यहाँ पे अगला पॉइंट पे देखिए क्या लिखा हुआ है। जब आपतित किरण अविलंब परावर्तित होती है, जब आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, मान लेते ये वाला आपतित किरण आ रहा है, देखिए डायरेक्शन भी दिखा दिए। जब आपतित किरण अभिलंब पर, अभिलंब क्या है, अरे ये अभिलंब है ना है जी, मान लेते यहाँ पे ये अभिलंब बताए थे कल, बहुत अच्छा से बताए थे। क्या बताए थे, ये अभिलंब कहाँ गया थे, हाँ देखेगा ये अभिलंब है ना, है इसको पूरा नहीं लिखा है, एक मिनट कल बताए थे ना अभिलंब। देखिए ये अभिलंब हो गया, हाँ पूरा बीचों बीच आएगा, हाँ यही अभिलंब है नॉर्मल जिसको बोलते हैं। तो जब आपतित किरण अभिलंब परावर्तित हो, जब आपतित किरण अभिलंब परावर्तित हो तो वह परावर्तन के बाद अभिलंब पर क्या होती है, लौट जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए इसका डायग्राम यहाँ बनाएं, ये परावर्तक सतह ले लिए, ठीक है, इस पर प्रकाश आ रहा है, अभिलंब है ये, क्या है, नॉर्मल अभिलंब, लंब अभिलंब, इस पर प्रकाश आया तो वापस जो है टकराने के बाद इसी माध्यम में पुनः लौट जाएगा। देखिए इधर से आया और पुनः उसी माध्यम में लौट गया। ठीक है, इसमें अभिलंब मत डालिएगा। ठीक है, ये मिरर वाला जो था पहला चलिए आइए। अब भाई देखा क्या देख रहे थे हम लोग, जब आपतित किरण अभिलंब परावर्तित हो तो वह परावर्तन के बाद जो है अभिलंब की ओर वापस लौट जाती है। अगला है समतल दर्पण। ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा यहाँ से। और इसको देखिए डायग्राम भी बना दिए हैं। जब समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख के द्वारा बताना है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख के द्वारा बनाएं या बताएं। तो देखिएगा ये मान लेते हैं कि एम डैश का एक समतल दर्पण है, एम डैश का एक समतल दर्पण, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ए भी लिख लीजिए चाहे जो लिखना लिखिए। माना कि एम डैश का एक समतल दर्पण है, यहाँ पे वस्तु ए है, क्या है, इसके सामने वस्तु ए है। अरे मान लेते यही एक समय के लिए दर्पण है, इसके सामने हम ही खड़ा हैं, हम ही खड़ा हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वस्तु ए खड़ा है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बन रहा है, कुछ तो नाम बनेगा ना जी, इसका प्रतिबिंब ए डैश बन रहा है। क्या बन रहा है, ए डैश बन रहा है। और यही चीज़ देखिए यहाँ लिखे, माना कि एम डैश एक समतल दर्पण है, दर्पण के सामने वस्तु ए है,
माने कि mm डैश एक समतल दर्पण है, वस्तु के सामने वस्तु, मतलब दर्पण के सामने वस्तु ए है, और जब यानी कि इस वस्तु से अनंत किरण, इस वस्तु से अगर कोई भी वस्तु रखा हुआ रहेगा तो उसको अनंत किरण निकलेगा। जब वस्तु से अनंत किरण निकल कर दर्पण पर आपतित होती है, पड़ती है, यानी वस्तु ए से अनंत किरण निकल कर इस दर्पण पर पड़ रहा है, क्या होगा, आपतित हो रही है। आपतित तो जो प्रवर्तन के नियम से, जो प्रवर्तन के नियम से लौट जाती है, क्या होती है, लौट जाती है। मान लेते हैं यहाँ से किरण निकला, सामने गया, तो सामने जाएगा तो सामने लौटेगा ना, कैसे, अभिलंब के नियम अभी जो बताए हैं। जब आपतित किरण अभिलंब पर आपतित हो तो वो प्रवर्तन के बाद अभिलंब पर ही लौट जाती है। सामने गया, सामने लौट आया, ठीक है। तो ये जितना दूरी पर ये वस्तु रहेगा उतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, फिक्स है। 5 सेंटीमीटर पर रहेगा तो पीछे भी 5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है तो जो प्रवर्तन के नियम के अनुसार लौट जाती है, जब सभी किरणें के पीछे, देखिएगा, जब सभी किरणों के पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, जब सभी किरणों के पीछे बढ़ाया जाता है, जो दर्पण के पीछे ए डैश पर काटती हुई मालूम पड़ती है। जैसे कि यहाँ से एगो सामने भेजे और एगो नीचे भेजे, देखिएगा, तो सामने भेजे तो सामने आ गया वापस, नीचे भेजे तो यहाँ से जाने के बाद यहाँ से टकराने के बाद आया वापस, ये वाला नियम के अनुसार से। हाँ, पहले ही बताए थे, यहाँ भी बता चुके हैं। सामने गया, सामने लौट आया अभिलंब पे। यहाँ देखिए, यहाँ से प्रकाश इधर आया, टकराने के बाद वापस इधर आया, तो क्या इसको हम बढ़ा सकते हैं, डॉट 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 आगे बढ़ा दिए, तो जहाँ कटेगा वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। इस सामने इधर बढ़ाएं, जितना दूरी पर था उतना दूरी पर वस्तु सामने बना इधर, ये क्रॉस देखिए बढ़ाते चल गए, डॉट डॉट डॉट, तो ए डैश पर कट गया, जहाँ कटेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इस पर ये अभिलंब दिखा दिए, कोण आई बराबर कोण आर, तो यही प्रतिबिंब बना। तो देखिएगा, जो परावर्तन के नियम से लौट जाती है और जब सभी किरणों के पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, जो दर्पण के पीछे ए डैश पर काटती हुई मालूम पड़ती है, ए डैश प्रतिबिंब कहलाती है। इस प्रकार जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अब अगर आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि समतल दर्पण के पीछे किसी वस्तु को प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख के द्वारा बताएं, समझाएं, तो इसी प्रकार से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन, समतल दर्पण में किरण आरेख द्वारा दिखाएं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। बताए थे कि जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर मतलब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, जितना ऊंचाई के रहेगा उतने ऊंचाई का उसका प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में किरण आरेख के द्वारा दिखाना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। फिर यहाँ पे देखिए, इसका डायग्राम यहाँ बनाएं, मैं इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम एम डैश, माना कि एम डैश एक समतल दर्पण है जिसके सामने वस्तु ए बी है, ए बी एक वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब देखिए, ए बी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ ए डैश बी डैश बन गया, नाम रख दिए यार, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो माने कि एम डैश एक समतल दर्पण है जिसके सामने वस्तु ए बी है और किरण आरेख के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है, देखिएगा, प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी ए डैश बी डैश वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। यहाँ से पता चल गया। सामने भेजे, सामने आए, जितना दूरी पर है उतना दूरी पर यहाँ पे आ गया। इसके बाद यहाँ क्रॉस भेजे, देखिए यहाँ गया, इधर आए वापस, डॉट डॉट बढ़ाए, यहाँ कट गया, यहाँ पे प्रतिबिंब बना। फिर यहाँ से बी से भेजे, बी से सामने भेजे, सामने आया। फिर बी से यहाँ देखिए नीचे भेजे, तो यहाँ टकराने के बाद फिर पुनः डॉट 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 यहाँ बी डैश के सामने कटा। क्या इसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं, जितना दूरी पर जितना ऊँचाई इसका जितना ऊँचाई इसका होगा, जितना ऊँचाई इसका जितना ऊँचाई इतना मिला दिए इसको, और कुछ नहीं किए। ऐसे ही आपको भी करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक यानी कि समतल दर्पण का जो 2 क्वेश्चन कराए हैं, जितना नियम ये लिखाए हैं, जो भी है सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जितना भी पढ़ाए हैं ये सारा फालतू क्वेश्चन नहीं है, जितना भी है सब कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, सब क्वेश्चन आता है और सिर्फ बोर्ड में नहीं आएगा, आगे भी काम आएगा, जनरल कंपटीशन तक आपको काम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट करिए, एक लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों को पहुँचाइए। और आइए मिलते हैं हम लोग, अब मैथ पढ़ेंगे। मैथ को लाइव में आ रहे हैं बस थोड़ी देर के बाद, और इसी प्रकार से प्यार दुलार बनाए रखिए, ठीक है। और मिलते तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।